नमस्कार, आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, भारत क्या पूरी दुनिया में एक सत्य बड़ा चर्चा में रहता है और लोग उसको मानते हैं और वो ये है कि लोग दुनिया भर में बोलते हैं कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच पाता। इसलिए उसने पृथ्वी पर माँ और डॉक्टर को भिजवाया। तो इसी सत्य को सही करने के लिए हमारे बीच में रूबरू हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने डॉक्टरी पेशे में इस वाक्य को सत्य करके दिखाया और लोग उन्हें माँ के रूप में ही देखते हैं। तो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं डॉक्टर बड़वे, डॉक्टर रमेश बड़वे जी, जो बैतूल में काफ़ी समय तक पदस्थ रहे और इनकी चिकित्सीय सेवा से आज भी लोग इनको याद रखते हैं और इनसे बड़ा स्नेह करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप शासकीय चिकित्सक रहे और शासकीय पद पर रहते हुए आपने कितने वर्षों तक मरीजों की सेवा की है? मेरी शासकीय सेवा में नवंबर सन 1979 में सीहोर जिले के ग्राम मैना में पदस्थापना हुई और मैं सन जनवरी 1920 में शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ। इस तरह मैंने 41 वर्ष से अधिक शासकीय सेवा की। डॉक्टर साहब, ये आप 41 वर्ष आपने बिताए, तो ये इन वर्षों में आप किन जिलों में पदस्थ रहे या ब्लॉक स्तर पर कहाँ-कहाँ पदस्थ रहे? इसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहली मेरी पदस्थापना सीहोर जिले का ग्राम मैना में हुई थी। यह सीहोर जिले की सबसे बड़ी पंचायत थी। यहाँ जब मैं नौकरी में मैंने जॉइन किया, तो एक कमरे का हॉस्पिटल था, लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो यहाँ काफ़ी मरीज़ आते थे, ख़ास तौर पे कुपोषित बच्चे काफ़ी आते। जब मैंने उसका कारण जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा कि परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए उनको भरपूर पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने सभी बच्चों को एक तो कृमिनाशक गोली देना शुरू किया और दूसरा परिवार नियोजन का काम शुरू किया। मैंने उसी ग्राम में नसबंदी शिविर आयोजित किए, बाहर से सर्जन्स बुलवाए और धीरे-धीरे मैंने भी नसबंदी ऑपरेशन करना सीखा। डॉक्टर साहब, ये तो बात बड़ी बढ़िया है कि आपने अपने इस शासकीय अनुभव में जी, काफ़ी चीज़ों को अपने मन से उसमें रिसर्च की। जी। लेकिन एक आपके लिए बड़ी अच्छी बात ये रही कि आप की स्कूली शिक्षा बैतूल ज़िले में हुई और आप बैतूल ज़िले में भी काफ़ी लंबे समय तक पदस्थ रहे। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी रोमांचक भी हैं और आपका निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों में आपको बैतूल में चिकित्सा करने में कोई मदद मिली होगी। तो आप इसके संबंध में अपना अनुभव बताइए और इसके संबंध में हमको कुछ हमारे श्रोता जान सकें, बताइए। मेरे पिता मुल्ताई शासकीय स्कूल में सन 65 से पदस्थ थे और 73 तक रहे। तो हम लोग पहले बीना रहते थे, दोनों जगह परिवार चलाना सरल काम नहीं था, तो मेरे पिताजी ने हम लोगों को भी मुल्ताई बुला लिया और कक्षा 8वीं से 11वीं तक मैंने मुल्ताई की शासकीय स्कूल में अपनी शिक्षा ली। सन 8वीं में मेरी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मेरे पापा ने कहा कि तुमको अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगा। मेरे अच्छे नंबर आए, मेरे को 9वीं में बायोलॉजी विषय मिला और उस समय बैतूल से अभय गर्ग जी, जो कि जिन्होंने यानी स साइंस में योग्यता प्राप्त किया था, तो उन्होंने भी मुझे पढ़ाया है और उस समय शिक्षा काफ़ी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर वसंत श्रीवास्तव ने वहाँ से सबसे पहले पीएमटी पास किया था, तो उनको हमने उनके कारण मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी प्रयास करना चाहिए मेडिकल में जाने के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, ये तो बड़ा अच्छा रहा कि आपके यहाँ रहा, इस ज़िले को आपको समझने में काफ़ी मदद भी मिली होगी। और बैतूल में पदस्थापना के दौरान ये सभी जानते हैं कि आपने बहुत सारे कैंप किए और इस कैंप में जाके आपने गाँव-गाँव में जाकर मरीजों की समस्याओं को और उनका इलाज उपचार किया। तो आपने ये जो कैंप किए, इनको सफलतापूर्वक आपने कैसे इसका क्रियान्वयन किया? तो इसके अनुभव आपके कैसे रहे? एक्चुअली क्या था, जब मैं सीहोर जिले में पदस्थ था, तभी मैंने ग्राम में कैंप किए और उसके अलावा अन्य आस-पास के गाँव में भी मैं वहाँ पे नसबंदी शिविर किया करता था। मैंने वहाँ देखा कि लोग सर्जरी ऑपरेशन की जब ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी परेशान होते हैं। तो मैंने निश्चय किया
कि मैं सर्जरी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री करूँगा। मेरा स्नातकोत्तर पढ़ाई के लिए भोपाल मेडिकल कॉलेज में चयन हुआ। उसके बाद मेरी पदस्थापना भी गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हुई। उसी समय मेरी पत्नी की जो पदस्थापना थी, वो बैतूल में। उस समय वो मैं छुट्टी लेकर के बैतूल आया करता था, तो परेशानी जाती थी काफ़ी। फिर मेरे पापा ने मेरे से कहा कि तूने बैतूल से शिक्षा प्राप्त की है, तुम भी बैतूल चले जाओ और अपनी पढ़ाई का ऋण चुकाओ। तो मैंने भी बैतूल के लिए पद आवेदन किया, तो मुझे बैतूल जिला चिकित्सालय में फरवरी 1993 में मेरी पदस्थापना हुई। डॉक्टर साहब आपके बारे में पूरा बैतूल ज़िला जानता है और आपने रिकॉर्ड मरीजों का इलाज किया, उनको सलाह दी, उनको एक नया जीवन दिया। तो आपने ऐसे कई रिकॉर्ड बनाए हैं और आपने ऐसे कई ऐसे दुर्गम बीमारियाँ रहीं, जिनको बहुत सरलता से बैतूल शहर में ही आपने इलाज करवाया। तो आप इस संबंध में अपना अनुभव बताइए कि आप ऐसे कौन से किए जो हम पूरा जिला रिकॉर्ड की दृष्टि से देखता है? एक्चुअली बैतूल जिला एक गरीब जिला है। यहाँ काफ़ी आदिवासी लोग रहते हैं और जब ये लोग उपचार के लिए बैतूल आते हैं, तो उनमें इतनी क्षमता नहीं हो सकती, यानी अगर गंभीर हालत में भी आते हैं, तो इतनी उनमें क्षमता नहीं रहती कि नागपुर या भोपाल जैसी जगह जाके अपना उपचार कराएँ। तो वो लोग ये कहते थे कि हमारा उपचार आप यहीं कीजिए, हमें जो भी होगा हमें मंज़ूर है। तो जब हम प्रयास करते थे तो काफ़ी गंभीर से गंभीर मरीज़ भी ठीक हुआ हो जाया करते थे। इससे धीरे-धीरे मेरा हौसला बढ़ता गया और कुछ आवश्यकता पड़ने पर बड़े ऑपरेशन भी किए। डॉक्टर साहब आप जब चिकित्सा के क्षेत्र में आए, तो आपको ऐसा कब मन में आया कि मुझे तो सर्जन ही बनना है और मैं डॉक्टरी के क्षेत्र में सर्जरी के क्षेत्र में ही जाऊँगा? तो ये आपने कब तय किया? मैंने आपको बताया कि जैसे मेरी पहली पदस्थापना गाँव में थी, तब काफ़ी मरीज़ आया करते थे। तो मैं छोटे-मोटे ऑपरेशन तो उनके कर दिया करता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम लोग एमबीबीएस करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों की इंटर्नशिप होती है। तो मुझे मालूम था कि मुझे नौकरी ही करना है, कुछ दिनों के बाद में। तो मैं शाम को सुबह के अलावा शाम को भी हमीदिया हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में बैठता था। उसी समय एक बैल के सींग से घायल गंभीर मरीज़ आया। तो मैंने अपने वरिष्ठ चिकित्सकों से पूछा, मैंने कहा, "सर, इसका क्या करना है? इसको कहाँ पे भेजना है?" बोले, "तुम क्या हो?" मैंने कहा, "डॉक्टर।" बोले, "तुम ही इसका इलाज करो।" तो ये मेरा पहला मौका था, जब मैंने उस गंभीर मरीज़ की चोट को ठीक किया और उसके बाद मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने सोचा कि अब मैं भविष्य में सर्जन ही बनूँगा। डॉक्टर साहब ये पूरा शहर, जिला जानता है कि जैसा मेरी भी स्मृति में है कि आपने एक महिला के पेट से 5 किलो का जो ट्यूमर है, उसको निकाला था और ऐसे ही आपने सर्जरी के दौरान बहुत सारी ऐसे जटिल ऑपरेशन किए। तो आप ऐसे ही जैसा ये 5 किलो का आपने लाया था, ऐसा ही कोई जटिल मामला आपके सामने आया हो और आपने उसको कैसे सुलझाया और उसकी चिकित्सा कैसे करी? उस अनुभव के बारे में हमें बताइए। एक्चुअली ऐसे कई ऑपरेशन थे, जटिल ऑपरेशन, जिनको मैंने किया। सन 2003 की बात है, उस समय हरनाथ सिंह पटेल यहाँ के सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हुआ करते थे। तो उन्होंने मेरे को अपने चैम्बर में बुलाया, "तुम अभी आओ मेरे कमरे में।" उनके चैम्बर में एक ग्रामीण महिला, काफ़ी कमज़ोर महिला बैठी थी और उसको बैतूल की पार्षद जाकिया खातून लेके आई। तो मैंने जब देखा उसको, मैंने कहा, "कब से?" उसने साल भर बताया। तो मैं समझ गया उसको गर्भवती तो नहीं है। उसको शुरू में गर्भ का गर्म भ्रम था, पर जब थोड़ा हाथ लगा के जाँच किया तो मुझे ट्यूमर लगा उसको। तो सर बोले, हमारे जो सिविल सर्जन हैं पटेल साहब, बोले, "इसका ऑपरेशन इसी अस्पताल में होगा और तुम ही करोगे।" फिर मैंने अपनी पत्नी निशा बड़वे को बुलवाया। वो यहाँ पर निश्चेतना विशेषज्ञ भी थी और महिला प्रसूति विभाग का काम देखा करती थी। तो उन्होंने उसका परीक्षण किया, तो बोले, "ठीक है, अभी इसको थोड़ा कुछ समय के लिए तैयार, ऑपरेशन के लिए फिट करने में कुछ समय चाहिए, अपन कर लेंगे।" तो जब मैंने उसका ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन के बाद उसका वज़न किया, 15 किलो वज़न निकला उसका।
और ऑपरेशन के बाद वो महिला दोनों से बोली कि अब मैं ठीक होने के बाद सबसे पहले ताप्ती नहाने जाऊँगी। उस ऑपरेशन के पश्चात उस महिला के 3 बच्चे हुए और वो अभी भी स्वस्थ हैं सभी, वो सभी अभी स्वस्थ हैं। इसके पश्चात मैंने कई 7 किलो, 8 किलो, 5 किलो इस तरह के ट्यूमर निकाले और बहुत पेशेंट्स ऑपरेशंस के लिए आते थे और हमारा पास इतना समय नहीं रहता था कि हम उनको कैसे मैनेज करें। तो कई बार हम लोगों ने हमारे सामाजिक संस्थाओं से विशेषकर मनीष दीक्षित और हमारे पत्रकार बंधुओं ने भी काफ़ी श सर्जरी शिविर आयोजित किए। तो उसमें कई आस-पास के गाँव के मरीज़ लाभान्वित हुए और उसमें कई बार सैकड़ों में और यानी 50-60 से ज़्यादा ही ऑपरेशन हुआ करते। तो इ इस तरह से मतलब जो एक ज़्यादा ऑपरेशन की जो चुनौती आती थी वो पूरी किया हम लोगों ने। इसी तरह एक बार एक उम, घोड़ा-डोंगरी क्षेत्र का व्यक्ति आया था प्रेम, वो बाज़ार करने गया था घोड़ा-डोंगरी में और शाम को उसके साथ बच्चा था उसके साथ, बाज़ार से घर लौट रहा था मोटरसाइकिल से। उसी समय एक ट्रैक्टर ट्राली रिवर्स हो रही पीछे की तरफ आ रही थी, तो ट्रैक्टर ट्राली का कोना उसकी छाती में बाईं तरफ लगा। बाईं तरफ लगने से उसकी 5-7 पसलियाँ टूट गईं और एक काफ़ी बड़ा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे में से उसका फेफड़ा बाहर आ गया और मेरे पास खबर आई रात को कि एक गंभीर मरीज़ आने वाला है, तो मैं हॉस्पिटल पहुँचा। सबसे पहले मैंने ब्लड बैंक में बोला, मैंने कहा किसी भी ब्लड ग्रुप का खून लग सकता है, तो आप उनकी व्यवस्था तैयार रखें। जब मैंने देखा मरीज़ को जब लाए, तो उसके साथ केवल एक 8 साल का बच्चा था, परिवार का कोई सदस्य नहीं था और उसकी नाड़ी मेरे को महसूस नहीं हो रही थी, दिल की धड़कन चालू थी। तो सबसे पहले मैंने उसका फेफड़े को अंदर किया और उसके कारण फेफड़े को अंदर किया और उसके बाद उसकी सब पसलियाँ आपस में जोड़ कर के टाँके लगाए और उसका संपूर्ण इलाज किया। इसमें मेरे को मेरे 2 साथियों की भी मदद मिली। एक डॉक्टर राहुल श्रीवास्तव जी और एक डॉक्टर कुशवाहा थे। उन लोगों ने भी मदद किया और मरीज़ की जान बच गई। ऑपरेशन के करीब 3 घंटे बाद उसने अपना पूछा मैं कहाँ पे हूँ? तो इस तरह बातचीत करने लग गया वो। तो काफ़ी खुशी होती है जब कोई इस तरह का ऐसा गंभीर मरीज़ ठीक होने लगता है तो ऐसा लगता है कि अपना कोई अचीवमेंट हो गया। इसी तरह पार्टनर ब्लॉक के महाराष्ट्र बाउंड्री से एक महिला का यानी प्रसव के बाद में उसका पेट काफ़ी फूल गया और वह भी पेशेंट गंभीर हालत में आई। तो मुझे लगा कि उसके पेट की आँत फट गई, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी। तो मैंने उसके ऑपरेशन की तैयारी किया और ब्लड बैंक में रक्त की व्यवस्था है तो कहा मैंने कहा सुबह इसका ऑपरेशन करूँगा। शाम को उसके परिवार का कोई सदस्य आया और उसको महाराष्ट्र के वरुण में लेके गया। वरुण में किसी हॉस्पिटल में उसने बताया तो जब उन्होंने देखा कि मरीज़ का ब्लड प्रेशर बहुत कम है 60-70 है, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप घर जाके सेवा करिए। मैंने जब सुबह हॉस्पिटल गया मुझे मरीज़ नहीं दिखा। मैंने वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मनोज उमाड़े को फ़ोन लगाया। मैंने कहा आपके क्षेत्र का एक मरीज़ है और वो हॉस्पिटल से चला गया। तो उन्होंने सब पता-वता लिया, तो अगस्त का महीना था, काफ़ी बरसात थी। उन्होंने बरसते पानी में एम्बुलेंस के माध्यम से उस महिला को हॉस्पिटल भिजवाया और फिर मैंने उसका ऑपरेशन किया, वो बच गई। तो इस तरह के ऐसे जब केस होते हैं, तो काफ़ी मतलब अपने को संतोष होता है। सब भारत सरकार की एक बड़ी आवश्यक और महत्वाकांक्षी योजना है नसबंदी। ये आपने बैतूल ज़िले में नसबंदी के रिकॉर्ड ऑपरेशन, लेकिन इसके साथ आपने अपनी शासकीय सेवाएँ जो रेगुलर सेवाएँ रहती हैं हॉस्पिटल में, वो भी देते रहे। तो नसबंदी ऑपरेशन करना रिकॉर्ड और शासकीय सेवा में अपनी रेगुलर ड्यूटी भी निभाना, इन दोनों में आपने संतुलन कैसे बिठाया और इस टाइम में आपकी जीवन शैली किस तरीके की रहती? एक्चुअली क्या होता था कि सन 12 के बाद प्राय मैं ही अकेला सर्जन रहा और
कई बार मुझे हॉस्पिटल का अकेले राउंड लेना पड़ता था। हमारे यहाँ करीब-करीब 125 के आस-पास मरीज़ भर्ती रहा करते थे। कुछ पुरुष सर्जिकल वार्ड में, कुछ महिला सर्जिकल वार्ड में, एक जलने वाले मरीज़ों का अलग वार्ड हुआ करता था। जो बच्चे छोटे बच्चे ऑपरेशन के लिए भर्ती होते थे, उनका वार्ड भी अलग हुआ करता था और कुछ गैंग्रीन इत्यादि वाले पेशेंट, उनका वार्ड। तो मेरे को सुबह उठ के मैं जल्दी से इन लोगों का राउंड लेता था। इसी बीच में कुछ पेशेंट्स जैसे बाहर वाले दिखाने आते थे, तो मेरे पास प्राय-प्राय वार्ड में ही आ जाते थे। तो मैं वहीं उनका मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप रहती थी दवाई लिखने की और जाँच लिखने की, तो मैं उनको दवाई और जाँच लिख दिया करता था और राउंड लेने के पश्चात कुछ आवश्यक ऑपरेशन करना ज़रूरी रहते, क्योंकि काफ़ी लोग मरीज़ ऑपरेशंस के लिए भर्ती हुआ करते थे। यदि उनका ऑपरेशन नहीं हो तो एक तरीके से उनकी शिकायतें वगैरह का मौका मिल जाता है, तो उनका ऑपरेशन करते-करते मेरे को लगभग 2 बज जाता था, डेढ़ 2 और उसके पश्चात उस समय एक ही दिन में कई गाँव में नसबंदी शिविर रहते थे आस-पास। तो मैं समय बचाने के लिए खाने को पैकेट में रखता था अपने साथ और रास्ते में खा के फिर कैंप स्थल पे पहुँचता था और उसके बाद उस समय कई बार सैकड़ों में ऑपरेशन हुए। तो इस समय कई जिलों को टारगेट मिला करता था कि इस जिले को इस साल में 12,000 ऑपरेशन करना है, 11,000 ऑपरेशन करना है। तो ये मोस्टली लोग नसबंदी ऑपरेशन जुलाई से दिवाली के पश्चात ही करवाते हैं। जब ठंड का मौसम और 11 हो जाती है तुलसी विवाह, उसके बाद अधिकांश मरीज़ नसबंदी ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उस समय उनका बोनी वगैरह का कार्य हो जाता है और थोड़ा फुर्सत भी रहती है और ठंड का मौसम ऑपरेशन के लिए अच्छा भी मानते हैं। तो काफ़ी मरीज़ आया करते थे। तो ऐसा करते-करते मेरे को कई बार रात के काफ़ी देर रात में हॉस्पिटल से घर लौटता था। घर लौटने पर कई बार हॉस्पिटल का बुलावा वार्ड बॉय मिलता था मेरे को, सर दुर्घटना के कुछ मरीज़ आए हैं और वो काफ़ी गंभीर है, आप उनके ऊपर जाके एक बार देख लीजिए। तो जैसे मैं 12, 1 बजे, 2 बजे जब भी आऊँ, वो भर्ती मरीज़ों को देख कर के आवश्यक उपचार देता था। फिर दूसरे दिन लगभग इसी तरह की दिनचर्या ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया कि नवंबर से फरवरी तक काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ता था। और परिवार नियोजन का ये था कि लोग स्वयं ही ऑपरेशन कराने के लिए आते, यानी किसी ने कहा है कि जिसने परिवार नियोजन करवा लिया, वह परिवार सुखी हो गया। क्योंकि आजकल वो अपने बच्चों की शौक पूरे कर सकता है, उनकी अच्छी शिक्षा दिला सकता है। तो इवन ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र में भी लोग नसबंदी शिविर का इंतज़ार करते थे कि किस दिन नसबंदी शिविर हो और हम अपना ऑपरेशन कराएँ। तो इस तरह से जिले ने कई बार रिकॉर्ड भी किए। सन 2004 में बैतूल जिले का उम प्रदेश में प्रथम स्थान आया नसबंदी ऑपरेशन में। तो सम्मान मिला बैतूल जिले को और ऐसे बार ऐसा हुआ कि जितना भी लक्ष्य बैतूल जिले को दिया जाता था, वह लक्ष्य हम बैतूल जिले में मतलब पूरा हो जाता था। एक समय ऐसा भी आया कि सरकार ने सन 2001 के आसपास की बात है कि महिला नसबंदी के ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा दिया। तो उन्होंने कहा अब नसबंदी ऑपरेशन नहीं होंगे। उस समय फिर पुरुष नसबंदी ऑपरेशन शुरू हुए। पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक बहुत कम थे। तो अपने यहाँ भी काफ़ी ऑपरेशन हुए, यानी उस समय जिले में करीब-करीब 3 साढ़े 3 हज़ार पुरुष नसबंदी ऑपरेशन हुए और अन्य जिलों में भी हमको जाना पड़ता था, नसबंदी ऑपरेशन हेतु। क्योंकि पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक बहुत कम थे और आजकल जो पुरुष नसबंदी है, वह एनएसवी पद्धति से होती है। यानी इसमें चीरा नहीं लगाना पड़ता है, एक औज़ार से छेद करके शुक्रवाहिनी क शुक्रवाहिनी को काट करके बाँध दिया जाता है। तो बहुत छोटा-सा ऑपरेशन होता है इसलिए इसको लोग काफ़ी पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से बैतूल के अलावा अन्य कई जिलों में मेरे द्वारा पुरुष नसबंदी ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर साहब जैसा आपने बताया कि आप कई जिलों में गए हैं ऑपरेशनों के लिए, तो चूँकि आप का जनरल ऑपरेशन और जटिल ऑपरेशन और इसके अलावा नसबंदी इसमें आपने रिकॉर्ड काम किया और बड़ा सफलतापूर्वक काम किया और आपका समर्पण भी बहुत रहा। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना व्यक्तिगत जीवन भी एक तरफ रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ मानव सेवा में लगाया। तो सरकार ने आपके समर्पण को, डेडिकेशन को देखते हुए आपको दूसरे जिलों में भेजा।
जहाँ आपने बहुत सारे जी, ऑपरेशन किए, जी, जी। नसबंदी की। जी, तो जी। और जिलों में काम करते समय आपका अनुभव क्या रहा? ये हमारे दर्शकों को आप बताएँ। अब उस समय जैसे मैंने भोपाल जिले में भी नसबंदी ऑपरेशन किए। खैर भोपाल जिले में तो सर्जन्स रहते हैं थोड़े बहुत, पर अब होशंगाबाद जिले में मेरे को भेजा, तो वहाँ भी मेरे अलावा और कुछ जिलों के सर्जन्स बुलवाए गए और वहाँ पर भी हज़ारों में पुरुष नसबंदी ऑपरेशन होते। एक-एक दिन में कई बार हम लोग को 100 से ज़्यादा नसबंदी ऑपरेशन करना पड़ते थे। तो होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, अम, खरगोन हो गया, धार हो गया, बड़वानी हो गया और तो सीहोर हो गया, ऐसे कई जिलों में जाके मैंने नसबंदी ऑपरेशन किए हैं। एक बार आपको महिला नसबंदी शिविर की घटना बताता हूँ कि कभी-कभी इतनी अधिक संख्या में हितग्राही आते थे। एक बार मैं आठनेर गया, तो आठनेर में हॉस्पिटल का पूरा कैंपस मरीजों से भर गया। उसी समय वहाँ से भेजदई के एसडीएम कोई बामुनिया जी थे। वह निकले, उन्होंने जब इतनी सारी भीड़ देखी, तो हॉस्पिटल में आ गए वो। बीएमओ को बुलाया, मेरे को बुलाया, क्या है? बीएमओ ने बताया नसबंदी शिविर इतने के कौन करेगा? मेरे को बुलाया, इतने सारे कैसे होंगे? मैंने कहा सर अब कोशिश करेंगे हम। नहीं, नहीं और कोई सर्जन? मैंने कहा और कोई है पर उनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं सर शुरू करता हूँ। तो जब मैंने ऑपरेशन शुरू किए, तब शाम को काफ़ी देर बाद अन्य सर्जन नसबंदी ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हुए और उस दिन वहाँ 400 से अधिक महिला नसबंदी हुए। मेरे द्वारा 350 के लगभग महिला नसबंदी ऑपरेशन किए गए थे उस दिन। इसी तरह भीमपुर में भी ऐसे ही एक मेगा शिविर हुआ था और हमारे श्री चंद्रशेखर साहब कलेक्टर साहब थे, तो उनको भी परिवार नियोजन में काफ़ी दिलचस्पी थी। वह भी काफ़ी जगह-जगह नसबंदी शिविर करवाते थे। तो वहाँ पर भी उस दिन लगभग 400 करीब महिला नसबंदी ऑपरेशन हुए। तो इस तरह यानी परिवार नियोजन के प्रति हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि शिक्षित लोग ही कराएँ। जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं, वह लोग भी अब परिवार नियोजन अपनाने लगे हैं। उसका महत्व समझने लगे। डॉक्टर साहब, ये तो सर्वविदित है कि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में कभी इस बात को आड़े नहीं आने दिया कि किसी मरीज के पास पैसे हैं कि नहीं हैं। आप उसके पैसे और उसके इलाज की व्यवस्था भी कहीं न कहीं से करवा देते थे। आपके इसी स्वभाव के कारण आपको जहाँ-जहाँ आप रहे तो आप लोग आपको दिल से प्यार करने लगे, विशेषकर बैतूल ज़िले का तो हमको मालूम है कि आपको दिल से लोग बहुत चाहते थे। तो कई मरीज़ आपसे ऐसा अटैच हो गए होंगे जो ऐसा मानते होंगे कि भाई पारिवारिक सदस्य जैसे हो गए। तो आप कोई ऐसा अनुभव बताइए जिससे आपको बड़ा खुशी हुई हो कि देखो कैसा घर के जैसा दिल से लोग मुझसे प्यार करने लगे हैं। तो इस अनुभव के बारे में बताइए? एक्चुअली क्या जैसा मैंने पूर्व में कहा, बैतूल काफ़ी गरीब जिला है और जब भी मरीज़ हमारे पास आते थे, तो हम पहले उसकी परिस्थिति देखते थे कि भई अपन इसका इलाज कर रहे हैं, तो जहाँ तक संभव हो सकता है हम चिकित्सालय की ही दवाइयाँ उपलब्ध कराते थे। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि मरीज़ जब भर्ती होता है, तो मरीजों को और उनके साथ वालों को सुबह जो अंकुरित आहार समिति है, वो सबको नाश्ता कराती है। बीच में मरीज के साथ वालों के लिए रोटी का भी प्रावधान हुआ और ₹5 में हमारे यहाँ भोजनशाला भी शुरू हुई। तो मरीज की जब परिस्थिति हम लोग देखते थे, तब ऐसा लगता था कि इनको जितना संभव हो सके हॉस्पिटल की दवाई दिलाएँ और कई बार मेरे पास ऐसे मरीज होते थे कि सर हम इलाज हो गया, अब हमको वापिस जाने के लिए पैसे नहीं है। तो मामूली सी मदद हम लोग कर देते थे, अच्छा लगता था। और तीसरी बात ये थी कि मरीज़ के से अपन उसके जैसा बन के अगर बात करते हैं, ऐसे ऐसा लगे कि अपने साथ अपना कोई दोस्त बात कर रहा है या हमारे कोई परिवार का सदस्य बात कर रहा है। जब उनको ऐसा लगता है, तो फिर वो चिकित्सक को भी अपना मानने लगते हैं। अपने सब सुख-दुःख सुनाते हैं और इतना है कि कई बार त्योहार के वक़्त या उनके यहाँ कोई जैसा नया काम होता है, नया गुड़ बन रहा है, तो बेचारे बड़े प्रेम से लेके आते थे। कभी कोई मूँगफली या भुट्टे वगैरह इत्यादि प्रेम से लेके आते थे। तो अपने को यानी इतना ऐसा लगता है कि इनके मन में हमारे प्रति कितना सम्मान है और इसलिए
मेरा लोगों से बैतूल के तो काफ़ी लोग ऐसा अपने परिवार के जैसा ही मानते हैं और आस-पास के भी कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेरे को अपना समझ के इलाज कराने आते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं। ये उनको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं तो हमारे इलाज नहीं गए, ऐसा हमने कभी किसी मरीज़ को महसूस नहीं होने दिया है। डॉक्टर साहब, आप भोपाल के स्थायी निवासी हैं, जी हाँ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आप चाहते तो भोपाल में ही अपनी पदस्थापना करवा लेते या रिटायरमेंट के बाद आप वहीं पे प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन आपने बैतूल जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को क्यों चुना? और इसके अलावा बैतूल में आपने चुना तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे आपके अनुभव रहे होंगे, जो बड़े चैलेंजिंग रहे होंगे। तो आप कृपया इस अनुभव को भी हमारे साथ शेयर करें। एक्चुअली क्या है भोपाल भी यानी है एक बहुत बड़ा जिला और हम ये कह लें कि वहाँ चिकित्सकों की कमी नहीं है। भोपाल एक कहते हैं हम समुद्र है और बैतूल जिला काफ़ी बड़ा है, 14 लाख पॉपुलेशन है और यहाँ चिकित्सक और चिकित्सा व्यवस्था काफ़ी कम है। तो यहाँ चिकित्सकों की बहुत आवश्यकता है और इसीलिए मैंने देखा कि लोग चिकित्सकों का बड़ा सम्मान करते हैं और काम करने के बाद जब आप किसी की मतलब पीड़ा दूर करते हो और उसके बाद उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, उससे बड़ा संतोष होता है। इस तरह का आपको संतोष आपको बड़े शहरों में नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ अपने जैसे कई चिकित्सक उपलब्ध हैं और इतना सम्मान भी बड़े शहरों में नहीं मिलता। तो मैंने बैतूल को अपना कार्यक्षेत्र चुना और मैं पूर्व में जैसा आपको बताया पढ़ा भी हूँ, तो मेरे को यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। मेरी पत्नी भी कई वर्ष यहाँ पे रही, तो उनका भी मेरे को समय-समय पर गंभीर मरीज़ जब आते थे तब साथ मिलता था। तो बड़े-बड़े काम भी मतलब बड़े आसान होते थे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे आपको बैतूल में बड़ा अच्छा लगा और आपकी पत्नी डॉक्टर निशा बर्वे, जी, जी, जी। वो भी काफ़ी मशहूर रहीं। जी, जी। तो आप जब यहाँ पे रहे तो ऐसे कई चैलेंजिंग रहे, जैसे कोई बड़ी बीमारी मलेरिया फैल गया, कुछ हो गया। हुँ। तो ये आप इसके बारे में भी कुछ बताइए कि ताकि दर्शक जान सकें इस बारे में। सब बैतूल जिले में जब मैं शुरू-शुरू में आया था, तब ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते अच्छे नहीं थे। ख़ास तौर पे भीमपुर, शाहपुर, भैंसदेई, तो यहाँ कई बार उल्टी दस्त के काफ़ी प्रकोप हुआ करते और उस समय हम लोगों को भेजा करते थे। एक बार की मैं आपको घटना बता देता हूँ कि भीमपुर के देशली ग्राम के पास एक धावड़ा ग्राम है, वहाँ पे काफ़ी बच्चों की मृत्यु हुई। काफ़ी और मेरे को अगस्त का महीना था, हमको वहाँ जाने के लिए कहा गया कि आप अपनी टीम लेके जाइए। मैं भीमपुर पहुँचा तो वहाँ के स्टाफ ने कहा साहब नदी में पूर है, हम लोग नहीं चलेंगे। मैंने सीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को फ़ोन किया। मैंने कहा साहब पूर है नदी में और स्टाफ यहाँ के तैयार नहीं है। नहीं डॉक्टर, उन्होंने पता किया और बोले खंडवा से रास्ता है, आप खंडवा के रास्ते से देशली जाइए, वहाँ से उक्त ग्राम में जाइए। तो हम खंडवा से चले और रात में वहीं किसी एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में थोड़ा रुके। दूसरे दिन सुबह उठ के हम ढावड़ा ग्राम की ओर बढ़े। तो देशली आने के करीब-करीब 4 किलोमीटर पहले ही हमारी गाड़ी कीचड़ में फँस गई। अब हम पैदल चलते-चलते देशली पहुँचे। देशली पहुँचे तो वहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। उन्होंने कहा साहब 7-8 किलोमीटर दूर है गाँव और नदी 3 बार पार पार करना पड़ती है। खैर उन्होंने कहा मैं अपना एक आदमी देता हूँ, वह आपको उस गाँव तक ले जाएगा। मेरे साथ टीम के 4-5 लोग थे और हम लोग निकले गाँव की ओर। इतना कीचड़ था रास्ते में कि जूते अंदर फँस जाते थे, फिर जूता निकाल कर के पहनना पड़ता था। 3 बार हमने नदी का पार किया, मेरी छाती तक पानी था, लोगों ने सहारा देके दूसरी तरफ ले गए। दवाइयों को लोगों ने हाथ में उठा के ऊपर रखी और इस तरह से हम गाँव में पहुँचे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब-करीब 16 मृत्यु हुई। तो हमने सबका जितना यथासंभव उपचार किया। उपचार करने के बाद फिर लौट कर के देशली में हमने और दवाइयों की व्यवस्था किया और इतना करने के बाद रात को हम लोग काफ़ी सभी लोग भूखे हो गए। पर रास्ते में एक आटा चक्की थी, आटा चक्की लेकर के हम लोग चले, तो काली घोड़ी करके एक आश्रम पड़ता है, देशली के आगे। वहाँ पे 24 घंटे हवन टाइप मतलब वो चलता है, ज्वाला चलती है मतलब रहता है। तो वहाँ पे फिर इन लोगों ने खाना बनाया सबने
खाना खाया, तीसरे दिन हम लोग लौटे। उस समय कोई टेलीफ़ोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। फिर लौट करके मैंने पूरी जानकारी चिकित्सा अधिकारी को दी और अधिक चिकित्सा व्यवस्था बढ़ाने हेतु उनसे कहा, निवेदन किया। इसी तरह मलेरिया भी काफ़ी फैला था हमारे यहाँ ख़ास तौर पे भीमपुर क्षेत्र में, शाहपुर, चिचोली क्षेत्र में। तो कई बार हम लोगों को दिन-दिन भर मरीज़ देखना पड़ते थे और टेस्ट भी करते थे, हम लोगों के पास टेस्ट के लिए साधन भी है। कई लोगों को फैलसिफेरम मलेरिया निकलता था। तो 1-2 बार तो ऐसा मौका आया कि हमको 8-8, 10-10 दिन रुकने के लिए कहा गया। आप वहीं रुको और वहीं ड्यूटी करो क्योंकि चिकित्सकों की भारी कमी थी। ऐसी कभी-कभी घटनाएँ हो जाती हैं। एक बार बले गाँव में तूफ़ान आया था, तो उस तूफ़ान में काफ़ी नुकसान हुआ था और यानी कहते हैं लोग ऐसे कि बैलगाड़ियाँ पानी में हवा में उछल गईं और काफ़ी बड़े-बड़े सामान भी हवा में उछले, तो इससे काफ़ी लोग घायल हुए और बैतूल अस्पताल में बहुत सारे मरीज़ भर्ती हुए, तो उनका सबका उपचार सभी डॉक्टरों ने मिलके टीम के साथ किया गया और मरीज़ काफ़ी स्वस्थ होके गए। सन 12 में भी ऐसे ही मुल्ताई में गोलीकांड हुआ। अब उस समय भी चिकित्सकों की अत्यंत ज़रूरत थी। दोपहर में खबर आई कि मुल्ताई में गोलीकांड हो गया है और आप लोगों को तुरंत मुल्ताई निकलना है। हम लोगों से कहा कि ऐसा करो आप तो स्टेशन चले जाओ, वहाँ किसी ट्रेन से भिजवा देंगे। फिर कोई मालगाड़ी वगैरह थी उससे ऐसा कोई साधन करके हम लोगों को भिजवाया। वहाँ से फिर हम लोग सभी मरीज़ जल्दी ही बैतूल रेफ़र कर दिए गए थे वापस। हम लोग आ गए फिर बैतूल में आके बाकी मरीज़ों का हमने उपचार किया। तो ऐसा कभी-कभी यानी जो कहना चाहिए कि प्राकृतिक प्रकोप प्रकोप कहिए या बीमारी का प्रकोप कहिए, चिकनगुनिया वगैरह भी काफ़ी फैला, कई गाँव में फैला। तो इस समय काफ़ी चिकित्सकों की और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब करने का अवसर मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कैसे आपदा प्रबंधन करते हैं। डॉक्टर साहब आप रिटायरमेंट के बाद भी बैतूल आ रहे हैं, तो जी। आप लोगों के लिए यहाँ पे सेवाएँ दे रहे हैं, तो आप कब-कब आते हैं ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। लोगों ने मेरे को काफ़ी प्रेम दिया। मैं रिटायर भी हुआ, तो मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते थे कि हमें उपचार की तो मैंने उस समय रिटायरमेंट के लिए आयोजन किया गया था। उसमें मेरे को शहर के सभी गणमान्य लोगों ने काफ़ी हृदय से मेरा मतलब सम्मान किया। तो मैंने वादा किया था कि मैं हफ़्ते में 2 दिन आके यहाँ पे सेवाएँ दूँगा। तो मैं बुधवार, गुरुवार को आता हूँ और मरीज़ों मरीज़ों को सेवा देते हैं और इसमें से जो आवश्यक मरीज़ ऐसे रहते हैं, जिनको आयुष्मान योजना के अंतर्गत ऑपरेशन कर सकते हैं, उनका भोपाल बुला के निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है और यहाँ पर परिवार नियोजन ऑपरेशन भी करता हूँ मैं, ताकि अपना जिला का जिस क्षेत्र में नाम है, वह बना रहे। डॉक्टर साहब हम आपसे बहुत सारी बात करना चाहते हैं, आपसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका समय बहुत कीमती है। तो आपके इसी कीमती समय को देखते हुए अब हम बात को यहीं ख़त्म करेंगे आपसे, लेकिन आप हमारे कार्यक्रम रूबरू में पधारे, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।